Welcome, dear friends, once again. And it is the starting of the month of April, and you know that in month of April, sessions in the Kendra Vidyalaya and many other schools starts. Those who follows CBSE curriculum and most of the schools. So, in as per the syllabus of class 12th is concerned, the first lesson of macroeconomics, as most of the teachers prefer to start from the macroeconomics, because if it covers, uh, then when it pre-board comes and other things comes, then it will get the sufficient time to revise the lessons. So national income accounting is the first lesson, and I'm going to start with a very basics, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और आपको एक नोट्स दे कह लें, समझ कह लें, सब कुछ यहाँ डेवलप करेगा। तो हम प्रोडक्शन के प्रोसेस की बात हम करेंगे, क्योंकि नेशनल इनकम अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से स्टार्ट होता है कि हमारे इकोनॉमिक्स का उद्देश्य क्या है। तो आज इस लेसन में हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। हम बात करेंगे जो नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर और इनकम फ्लोज की बात करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन एंड फॉर एक्सचेंज, और फिर हम बात करेंगे लास्टली कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स, जिसमें गवर्नमेंट है, कॉरपोरेट है, हाउस होल्ड इंटरप्राइजेज है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट की। हम आखिर बात क्यों करते हैं इस लेसन में? हम जब बात करते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो बात होती है जीडीपी की, और जिसको आप क्लास 10th में पढ़, जीडीपी की बात हमने इसलिए शुरू किया क्योंकि आप क्लास 10th में इसको पढ़ चुके हो, और इसका फुल फॉर्म भी आप जानते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की यहाँ पर बात आती है, तो प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन की वजह से ही प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट आखिर उस कैसे आता है, उसका प्रोसेस क्या है? तो आप तो सिंपल वही ये भी पढ़ चुके हो आप कि प्रोडक्शन के जो एलिमेंट हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसको कहा जाता है वो। तो हम वहाँ से इस बात को शुरू करेंगे कि हम जब, क्योंकि जीडीपी हम पढ़ते क्यों, इकोनॉमिक्स हम पढ़ते क्यों, ये मार्शल के शब्दों में अगर हम कहें, इकोनॉमिस्ट थे मार्शल जिन्होंने डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी दी थी, वो वेलफेयर की बात करते हैं, ह्यूमन काइंड के उस पार्ट का अध्ययन करता है जिससे वेलफेयर इंश्योर होता है। कहीं ना कहीं किसी भी साइंस का, किसी भी सब्जेक्ट के पढ़ने का उद्देश्य जो होता है वो वेलफेयर ही होता है। इकोनॉमिक्स हमारे लाइफ में बहुत ही गहरे रूप से डेली लाइफ का एक अंग है, क्योंकि इसमें जितने भी चीज़ें आपने पढ़ी, जैसे आपको अभी तो आप क्लास 12th का हम पढ़ रहे हैं, लेकिन क्लास 11th में आपने जो कुछ भी पढ़ा, आपने कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा, आपने प्रोड्यूसर के बिहेवियर को पढ़ा, फिर मार्केट में आप जाते हो, वहाँ डिमांड सप्लाई का इंट्रैक्शन आपने पढ़ा। तो दो साइड्स आपने पढ़े, डिमांड और सप्लाई, कंज्यूमर साइड और सप्लायर साइड, प्रोड्यूसर साइड। तो अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो हम सब कुछ बड़े पैमाने पर बात करेंगे। डिमांड की भी अगर बात होगी तो एग्रीगेट डिमांड की बात होगी, सप्लाई की बात होगी तो एग्रीगेट सप्लाई की बात होगी। खैर अभी हम उसमें नहीं जा रहे, वो हमारा अलग लेसन हो जाएगा। लेकिन अभी हम जो प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करें तो हम बेसिक से बात करेंगे, और आपको बहुत मज़ा आएगा। लाइन बाय लाइन अगर आप ध्यान से देखोगे पूरे चैप्टर को, मेरी कोशिश होगी कि हम लाइन बाय लाइन शुरू करें। तो हम यहाँ बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करने जा रहे हैं, और ये कई चरणों में होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके मैं इसको देखूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द एम ऑफ नॉर्मल मैन इन दिस वर्ल्ड, कि नॉर्मल मैन का एम क्या है, ठीक है, जिसको हम आम आदमी की बात करते हैं। वो अलग बात है कि आम आदमी खास आदमी हो गए और
ठीक है, उससे ज़्यादा उसके बारे में नहीं चर्चा करेंगे। तो एक कॉमन आदमी का जो है, नॉर्मल मैन का एम क्या है इस दुनिया में? इट इज़ टू सेटिस्फाई हिज इन्यूमरेबल वांट्स। न्यूमरेबल नहीं, इन्यूमरेबल वांट्स। ठीक है, असीमित जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं अनंत हैं और साधन सीमित है। प्राय इकोनॉमिक्स के डिफिनेशन में कहा जाता है, इट इज़ टू सेटिस्फाई हिज इन्यूमरेबल वांट्स सो एज टू रिमेन alive and raise his standard of living। ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ह्यूमन वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड विद द गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल बात सही है, हमारे पास गुड्स हो और सर्विसेज। गुड्स की वैरायटीज़ होती है, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, तमाम तरह के, डिफेंस गुड्स, तमाम तरह की हो सकती है। गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज यू नो, ठीक है, डॉक्टर है, इंजीनियर, तमाम तरह की जो सर्विसेज, इलेक्ट्रिशियन, ये तमाम सर्विसेज में आते हैं। Therefore, production of goods and services has been the main objectives of a man as well as an economy in the history of economic development। ठीक है, क्योंकि इसी से जब हमको सेटिस्फैक्शन मिलना है तो इसी का प्रोडक्शन, इसी इकोनॉमी का ध्येय होगा। An economy which has succeeded in producing large amounts of goods and services becomes a rich and developed economy because its people get more goods and services and thus raise their standard of living। ठीक है, तो जहाँ पर ज़्यादा ही गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सामान मिलेंगे और लोग इंजॉय करेंगे, खुश रहेंगे, खुशहाल होगा। और अगर हम बात करें हैप्पीनेस इंडेक्स पर, वो ऊपर के पादान पर होंगे। On the contrary, an economy with a low or limited production remains backward as its people get less amount of goods and services, just enough to satisfy their basic needs। अफ्रीकन इकोनॉमी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। Hence, an economy's level of development broadly depends upon the output of goods and services it produces। कहता है कि एक इकोनॉमीज का लेवल ऑफ डेवलपमेंट, विकास का जो लेवल है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कितनी मात्रा में आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये प्रोड्यूस कर पाती। बट द प्रॉब्लम इज हाउ टू मेजर द आउटपुट ऑफ कंट्री which consist of different types of goods and services like wheat, petrol, milk, cloth, machines having different units of measurement, ग्राम्स, लीटर्स, मीटर्स एट्सेट्रा। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, होती हैं, प्रोडक्शन होती हैं। ठीक है, उनको कैसे मेजर किया जाए कि कितनी मात्रा में ये आउटपुट हो रहा है, कितनी मात्रा में सर्विसेज, क्योंकि वो वैरायटी है और सबकी यूनिट्स अलग अलग हैं प्रोडक्शन के। ठीक है, ये चैलेंज है। दे कैन नॉट बी एडेड अप। इकोनॉमिस्ट हैव फाउंड आउट अ कॉमन मेजर इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो इनको मेजर करना अलग अलग चीज़ें हैं, इसको मेजर करना दिक्कत है। तो इकोनॉमिस्ट ने एक तरीका निकाला, क्या कि सबको हम मनी के रूप में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, बार्टर सिस्टम की अपनी कमियां होती हैं। द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर इज फर्स्ट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड देन एडेड अप। एक साल में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, पहले उसको मनी के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है और तब उसको ऐड किया जाता है। और यही लिमिटेशंस भी होती है, बहुत सारी चीज़ें मनी टर्म्स में नहीं होती हैं तो उसको काउंटिंग नहीं हो पाती है, तो रियल जो है ना फिगर नहीं समझ में आता है। ठीक है, बार्टर सिस्टम में फिगर बिल्कुल नहीं समझ में। जिन इकोनॉमीज़ में, जिन जगहों पर चीज़ों को मनी के टर्म में नहीं किया, उसको कन्वर्ट किया जाता है, मेजर किया जाता है, तो वहाँ पर जो जीडीपी की वैल्यू हो वो सही नहीं आती है। दिस इज ब्रॉडली कॉल्ड नेशनल इनकम विच इज a single measure of all the final goods and services produced by a country during one year। ठीक है, तो ये हमारा टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी इन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, इन मॉडर्न वर्ल्ड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी कंट्री is its rapid economic growth। A rich country
wants to become richer, whereas a poor country struggles hard to end poverty and raise standard of living of its people. But what is the yardstick of measuring economic growth of a country? National income, money value of net flow of final goods and services produced by country during a year, is generally considered a good barometer of economic development of a country. Hence, the need for maintaining accounts on national income, which are generally called national income accounts. तो बात समझ में आई, देर इज a नीड फॉर मेंटेनिंग अकाउंट्स. अब ये सारा जी कैलकुलेशन होगा, वो कैसे कैलकुलेशन, हवा में तो होगा नहीं. इसलिए उसको मेजर करने के लिए एक व्यवस्था करनी पड़ेगी. उसी व्यवस्था का नाम है नेशनल इनकम अकाउंट. ठीक है. अकाउंट का मतलब ये लेखा जोखा. अकाउंट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें डेबिट क्रेडिट की बात होती है, उसमें सारा लेखा जोखा होता है. हर शॉप, हर व्यक्ति, हर इकोनॉमी अकाउंट रखती है, मतलब लेखा जोखा रखती है. तो जो मेजर किया जाएगा उसका लेखा जोखा होना चाहिए. तो इसी को हम कहते हैं नेशनल इनकम. किसका लेखा जोखा? तो राष्ट्रीय आय का. ठीक है. ठीक है. इसी को हम कहते हैं नेशनल इनकम अकाउंट. इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट्स. उसके आंसर को देखेंगे हम. मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट्स, लाइक ए बिजनेसमैन who maintains his accounts, a nation also keeps accounts on national income which are called national income accounts. बिल्कुल समझ में आ रहा होगा सबको. In India, they are called national accounts statistics. Broadly speaking, national income accounts are statistical statements on different phases of national income, with प्रोडक्शन रिजल्टिंग इन जनरेशन ऑफ इनकम. पहला काम तो यहीं से शुरू होता है. दूसरा काम क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे किस में करेंगे? जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें करेंगे. ठीक है. एंड तीसरा है डिस्पोजिशन ऑफ इनकम इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. ये बात बिल्कुल समझ में आ रही. ठीक है. डिफरेंट फेजेस है. कौन कौन? प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज. नेशनल इनकम मेजर्स current achievements of an economy but ignores the basic relationship among different entities. But this aspect is covered by national income accounts, which study the underlying relationship among different sectors of an economy and thus help in formulating suitable economic policies for economic growth. Further, national income accounts gives us the descriptive and factual account of all economic activities in economy. It also reflects the interrelationship among basic economic activities like consumption, production, and investment. It deals with the circular flows of economic and financial activities in an economy. Okay. Some of the important definitions of national income accounts by prominent economists are reproduced below. मतलब ऊपर जो कुछ भी आपने पढ़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा. हो सकता है किसी को समझ में नहीं आया, तो इन डेफिनेशन से आपको समझ में आ जाए. नेशनल इनकम अकाउंट्स प्रोवाइड्स ए स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क. स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क है ये. ठीक है. स्टैटिस्टिक्स में डेटा होते हैं. ठीक है. जितने भी चीज़ें प्रोडक्शन होती है उसका अकाउंट रखते हैं हम. कितनी चीज़ प्रोडक्शन हुई, कितनी मात्रा में हुई. ठीक है. उसका स्टैटिस्टिक्स बनता है. सिंगुलर प्लूरल सेंस में अलग अलग सेंस में होता है. ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, सब सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं आप 11th में. तो स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क फॉर डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप अमंग आउटपुट, इनकम एंड स्पेंडिंग. ठीक है. पहले इसको डिस्पोजिशन कर दिया हमने. आउटपुट प्रोडक्शन फेज, इनकम जनरेशन. ठीक है. प्रोडक्शन जहाँ होता है वहीं इनकम होता है. देख लीजिए यहाँ पे.
प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन जिसको कहते हैं। तो हमारा आउटपुट, इनकम एंड स्पेंडिंग, ये क्या कहती, कौन कहता है? ये फिशर महोदय, डॉर्स बुश एंड फिशर ने कहा। नेशनल इनकम अकाउंट्स प्रोवाइड ए क्वांटिफाइड फ्रेमवर्क ऑफ आउटपुट, स्पेंडिंग एंड इनकम। क्वांटिफाइड, क्वांटिटी के टर्म में, आउटपुट कितना हुआ, स्पेंडिंग कितना हुआ, इनकम कितना हुआ। चार्ल्स शुल्ज ने कहा national income accounts imply an organized arrangement of figures relating to the economic activities। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी उसी के फलस्वरूप तो आउटपुट होगा, उसी के फलस्वरूप तो स्पेंडिंग होगा, इनकम होगा, ठीक है, इन ए गिवन रीजन। ठीक है, नेशनल इनकम एनालिसिस सर्व्स एज अ टूल फॉर डिटरमाइनिंग द नेचर, साइज एंड इंटररिलेशनशिप ऑफ द इकोनॉमीज कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो ये हमारे इकोनॉमिस्ट के व्यूज थे। टू सम अप, नेशनल इनकम अकाउंट्स आर सेट्स ऑफ सिस्टमेटिक स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट्स विच रिफ्लेक्ट्स, क्या रिफ्लेक्ट करता है? मनी वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो सेकेंड पॉइंट, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन एज फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट किसको मिलता है? हाँ, वेजेस किसको मिलता है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन एज फैक्टर इनकम amongst different factors of production. Third point है it's a disposition or spending in the form of a final expenditure on consumption and investment of a country. In addition, it reflects basic relationship among different sectors of economy. National income accounting is therefore an essential and useful tool for understanding the working of a modern economy. तो जो वर्तमान अर्थव्यवस्था है उसको समझने का बहुत ही आसान तरीका है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, अब हम इसको इसी जगह रोकेंगे क्योंकि कहीं जाने का समय हो गया, इम्पोर्टेंट असाइनमेंट है तो मैं जाऊंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा कि नेशनल इनकम अकाउंट्स का जो इसकी मीनिंग क्या है, इसके जो डिफरेंसेस थे उसको आपने समझा होगा। और सबसे बड़ी बात है जो सबसे आपको याद रखने वाली चीज़ है कि फेजेज ऑफ नेशनल इनकम क्या के फेजेस क्या हैं। प्रोडक्शन फेज है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, प्रोडक्शन फेज मतलब वहाँ पर इनकम जनरेट होती है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज जहाँ पर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इसको देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और तीसरा है डिस्पोजिशन ऑफ इनकम फेज। ठीक है, जिसमें हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। तो ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, जिसमें हम अगर यहाँ से कुछ चीज़ अगर याद रखता है तो इसी चीज़ को याद रखें। और फाइनली आप ये याद रखें कि ये सारा काम, सारी चीज़ की अकाउंटिंग जो व्यवस्था करती है उसी को हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग कहते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन जो होगा वो डिस्टिंग्विश बिटवीन नेशनल इनकम अकाउंट्स एंड नेशनल अकाउंटिंग। ठीक है, तो इसको बहुत ही आसान है। ये नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम अकाउंट्स क्या होता है और इसकी अकाउंटिंग क्या होती है, ये तीनों बातें तो हम अगर मैंने बिल्कुल ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं किया है, लेकिन इन क्वेश्चन को करने से आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग का जो हुआ है वो बिल्कुल दूर होगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये पार्ट 1 है नेशनल इनकम का। थैंक यू।